जैसे ही चुनाव आता है ओपिनियन पोल की बाहर आ जाती है, टीवी अखबार सब ओपिनियन पोल करते हैं। जिनके पक्ष में ओपिनियन पोल होता है वो उसकी तारीफ करते हैं, जिनके पक्ष में नहीं होता है वो उसकी आलोचना करते हैं। खासकर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ओपिनियन पोल हमेशा उसके खिलाफ होता है, और ये भी परसेप्शन बना हुआ कि कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं भारत में जिनके पक्ष में ही ओपिनियन पोल होता है, और ये लगातार देखने में भी आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक पैदा होता है कि ओपिनियन पोल लगातार गलत साबित हो रहे हैं, तो क्या इससे पत्रकारों की विश्वसनीयता कटघरे में है, चैनल की विश्वसनीयता कटघरे में है, कॉर्पोरेट हाउसेस की विश्वसनीयता कटघरे में है? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी हैं जो लगातार ओपिनियन पोल हो, टीवी डिबेट हो, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप इनको जानते हैं, सुनते हैं, और मीडिया को लेकर इनका एक कार्यक्रम है जो बहुत ही मशहूर है, राज्यसभा चैनल पे आता है, मीडिया मंथन, जिसे तमाम लोग जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो उसे देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि जो देश की पत्रकारिता है वो किस तरफ जा रही है। आज मैं स्पेसिफिक रूप से इन पर ओपिनियन पोल के बारे में बात करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि जो ओपिनियन पोल है वो कितना साइंटिफिक है, या क्या सचमुच में जो मीडिया हाउसेस है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, वो ओपिनियन पोल के बहाने हवा बनाने की कोशिश करती है। सर, क्या लगता है, आप लगातार मीडिया मंथन के जरिए मीडिया पर कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत में ओपिनियन पोल सचमुच में हवा बनाने का एक औजार हो गया है? देखिए, जहाँ तक ओपिनियन पोल का सवाल है, पूरी दुनिया में इस तरह के पोल होते हैं, खासकर उन कंट्रीज़ में जहाँ की डेमोक्रेसी इस तरह की चुनाव प्रक्रिया है। अमेरिका में भी होते रहे हैं, बहुत पहले से होते हैं। अमेरिका में तो ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, लेकिन आप देखिए इस चुनाव में ही ट्रंप और हिलेरी के चुनाव में ज़्यादा के ज़्यादा क्या लगभग सारे ओपिनियन पोल गलत साबित हो गए वहाँ भी। तो हमारा ये कहना है कि ओपिनियन पोल कई बार अंदाज से होते हैं, कई बार साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी अडॉप्ट की जाती रही है अमेरिका वगैरह यूरोपीय देशों में, लेकिन अपने यहाँ जो परंपरा ओपिनियन पोल की है, जिसको शुरू के दौर में एक बहुत छोटे स्तर पर आजमाया गया, अब तो वो एक धंधा बन गया है। CSDS ने कुछ एक ओपिनियन पोल जो कराए, कुछ कोशिश थी उसमें कि एक वैज्ञानिक पद्धति से कराए जाए, लेकिन ओपिनियन पोल जब से राजनीतिक दलों के सीटों की भविष्यवाणी का एक औजार बना, तब से मैं समझता हूँ इसका व्यावसायीकरण और इसका राजनीतिकीकरण ज़्यादा हुआ है। और आज की तारीख में ओपिनियन पोल दरअसल ओपिनियन पोल नहीं है, ओपिनियन बनाने का जरिया बन गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा, कारपोरेट द्वारा, वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा कैसे आम लोगों में किसी दल के प्रति, किसी नेता के प्रति ओपिनियन क्रिएट की जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए ओपिनियन। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ओपिनियन पोल कराने वाली कंपनियाँ यही धंधे को कर रही हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़कर। सर, आपने अमेरिका की बात की। अमेरिका में 2 पार्टी पद्धति है, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन है, लेकिन चुनाव में एजेंडा साफ होता है। तो वहाँ अब लेकिन भारत के लिहाज से आप देखें, जहाँ कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे रीजनल्स पार्टियाँ हैं, क्या लगता है ओपिनियन पोल में डाइवर्सिटी नहीं होती है? शायद इस वजह से वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं पत्रकार। नहीं, देखिए 2 कारण मैं समझता हूँ इसके 2 कारण हैं कि जो ज़्यादातर ओपिनियन पोल भारत में गलत हो रहे हैं, उसकी वजह 2 है। पहला ये कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं रहती, सैंपल जो उनके लिए जाते हैं बहुत छोटे लिए जाते हैं। अभी हाल में मैं एक ओपिनियन पोल देख रहा था जिसमें मुझे बताया गया कि 20-25 हज़ार के आसपास लोगों की राय ली गई 403 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 20 करोड़ के करीब आबादी, 20 करोड़ की आबादी, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी 600 के आसपास। वो भी शहरी वोटर, सॉरी 6 के आसपास पड़ा, और वो भी शहरी वोटर। हाँ, तो अब मेरा ये कहना है कि इसमें आपने न तो विविधता समाज की गई, आपने ये साफ नहीं किया आपने अपने दर्शकों के सामने, अपने श्रोताओं के सामने, कि आपने जो लिया है ओपिनियन वो किन लोगों की है, उसमें शहर के लोग कितने हैं, गांव के लोग कितने हैं, कस्बे के लोग कितने हैं, महानगर के लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं या नौजवान कितने हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सर्वे कर लिया और आपने घोषित कर दिया ये जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। ये सर्वे समाज के दूसरे इश्यूज़ पर नहीं होते हैं, सिर्फ जीत हार पर होते हैं। तो इससे भी एक साफ है कि इसका इंटेंशन एक बहुत ही टारगेटेड है, पहली बात।
दूसरी बात कि ओपिनियन पोल में जो एक तो साइंटिफिक पद्धति का अभाव है, और दूसरा जो मुझे लगता है कारण, जो एक बड़ा कारण है कि इसका पूरी तरह बाजारीकरण हो गया है और ओपिनियन पोल के नाम पर धंधा करने वाली कंपनियां सक्रिय हैं। मैं आपको बता सकता हूं, अभी पिछले कुछ वर्ष पहले की बात है, बाकायदे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, एक चैनल ने किया था और सात आठ न्यूज एक्सप्रेस ने किया था, और वो दिल्ली विनोद कापरू उसके संपादक। जी हाँ, और 7-8 कंपनियां जो देश के बड़े चैनलों को टेलीकास्ट करा, माने उनको देती हैं, सर्वे करती हैं, उनको एक्सपोज किया था कि कैसे वो इस बात के लिए तैयार हैं कि साहब आप कहिए तो हम अपना डाटा में ये चेंज कर सकते हैं, ये फेरबदल कर सकते हैं, इतने % तक हम जा सकते हैं। तो आई मीन अगर आप देश के बड़े चैनलों में जिनके सर्वे लिए जाते हैं वो कंपनियां जब इस तरह का धंधा कर रही हैं तो ओपिनियन पोल की असलियत आप समझ सकते हैं। सर, ये एक सवाल कि ये भारत में जितने ओपिनियन पोल हुए, आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए, बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा था, दिल्ली का मामला हो, बिहार का मामला हो, सारी पार्टियों के पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, वो चाहे तो पेड कर सकती हैं, अपने पक्ष में करा सकती हैं। ऐसी क्या वजह है कि एक पार्टी विशेष को हर ओपिनियन पोल में आगे दिखाना? क्या पत्रकारिता में जो डाइवर्सिटी नहीं है उसको भी एक वजह मानते हैं कि जो एक तरह के सोच के, एक तरह की विचारधारा के लोग हैं और अपर कास्ट डोमिनेटिंग आपका पत्रकारिता है, इस वजह से भी एक पार्टी विशेष को जीत के करीब दिखाया जाता है, उनकी कोशिश होती है कि वो आ जाए? देखिए, आपका सवाल बहुत जटिल और बहुत वाजिब है। एक ज़माना था जब एक पार्टी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जब आप नहीं ले रहे हैं, हम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं तो ले रहा हूँ, बीजेपी को हर ओपिनियन पोल में आगे दिखाया जाता है। हमारे दर्शक समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले की एक बड़ी पार्टी जो देश की थी, मैं कांग्रेस का नाम लेना चाहता हूँ, जब तक उसका एक छत्र राज था पूरे देश में, तब तक मीडिया हो या समाज के दूसरे स्टेक होल्डर्स हों जो ओपिनियन बनाने या विचार को प्रसारित करने या बौद्धिक कार्यकलापों से जुड़े हैं, उनका उस पार्टी का इन वर्गों में काफ़ी दबदबा था, इस सर्किल में काफ़ी दबदबा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव सत्ता संरचना में, कारपोरेट में बढ़ा है, जब से उसने एक तरह से भारत के सवर्ण समाज में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है अपनी उपस्थिति बनाने के लिए, और वो आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तब से हम देख रहे हैं कि जो वर्ग एक ज़माने में कांग्रेस के साथ खड़ा होता था और पूरी तरह आंख मूंद कर उनको समर्थन करता था, आज वही वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, मीडिया में कई बार कांग्रेस के प्रति क्रिटिकल ओपिनियंस भी उभरती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अपर कास्ट नेतृत्व जरूर उसका था, लेकिन कोशिश वो करती थी कि वो लिबरल दिखे, माइनॉरिटीज़ को लें, थोड़ा दलितों को लें, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे फैसले भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू के दौर में किए थे, खासकर मिसेस गांधी के समय, जो समाज में एक जो यथास्थिति थी उसको तोड़ने वाले थे। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन, कोल माइंस का नेशनलाइजेशन, जैसे प्रीवी पर्स महाराजाओं का ख़त्म करना, तो कुछ एक फैसले ऐसे लिए थे। तो उस वक्त यही वर्ग नाराज़ भी हुआ था मिसेस गांधी से, और बाद में जो कंप्रोमाइज़ भी बहुत सारी हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी परिदृश्य में सबसे हावी हुई है, तब से ऐसा लगता है कि भारत के उस वर्ग का जो ओपिनियन बनाता है, जो एकेडमिक्स में बहुत हावी है, जो मीडिया में सबसे वर्चस्व में है, जैसे लगता है कि उसको मुँह मांगा एक अपनी पसंद का एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन मिल गई है। तो नेचुरली उसके प्रति एक मोहब्बत, एक प्रेम, एक श्रद्धा, एक अंधभक्ति इस वर्ग के लोगों में झलकती है, और वो कई बार अपनी तमाम विचारधारात्मक जो स्वघोषित जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उनको तोड़कर वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है कि क्यों बीजेपी को ही सबसे आगे दिखा दिया जाता है कई बार, यहाँ तक कि बिहार के चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कई ओपिनियन पोल्स देख रहा था। बिहार का चुनाव हो रहा था 2015 में, और लगातार सारे चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि बीजेपी सबसे आगे बढ़ रही है, सबसे आगे। अभी यहाँ तक कि जिस दिन
काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी सुबह के 11 साढ़े 11 बजे तक बीजेपी को जीतता हुआ घोषित कर दिया गया था। जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, मायूसी बढ़ती गई ओपिनियन पोल करने कराने और उसको दिखाने वाले लोगों में। तो दिल्ली में भी वही हुआ, दिल्ली में भी, तमिलनाडु से लेकर के आप केरल तक देख लीजिए, जहाँ जहाँ ओपिनियन पोल होते हैं वो अपनी पसंद की एक पार्टी चुन ली जाती है और ऐसा होता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जब ओपिनियन पोल कभी कभी सच साबित हुए हैं। बुलंदशहर की रैली में मायावती ने साफ साफ कहा कि ओपिनियन पोल हवा बनाने की कोशिश है एक पार्टी विशेष के पक्ष में, और चूंकि दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी, पिछड़ी जाति के लोग नहीं हैं तो आप उस पर भरोसा नहीं कीजिए। आप लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे हैं, आपने सब पार्टियों को देखा है, क्या लग रहा है कि कुछ ऐसी रीजनल पार्टियाँ जो SC ST OBC को प्रतिनिधित्व करती है उनको सचमुच हाशिए पर रखने की कोशिश होती है, खासकर पत्रकारिता के जरिए, और इससे क्या पत्रकारिता की अपनी जो एथिक्स है, जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, वो कटघरे में है? इस पर मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि जहाँ तक, पहले तो आपने मायावती जी के बारे में कहा तो मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक मायावती जी की पार्टी का सवाल है, उसको आमतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी भी जीतता हुआ नहीं दिखाया गया। आमतौर पे जब उनकी सरकार अपने बल पर बनी थी तब भी, तो उस पार्टी के बारे में मीडिया में एक आमतौर पे धारणा रही है कि नज़रअंदाज करने का एक एटीट्यूड रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस चुनाव में वो जीत रही थी और उन्होंने अपने बल पर सरकार बनाई थी, उस दौर में भी हिंदू की एक पत्रकार है, हमारी मित्र हैं विद्या सुब्रमण्यम, उनको छोड़कर शायद ही किसी ने यह साफ साफ लिखा था कि मायावती जी की सरकार बन रही है। तो देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस लाइक विद्या। लेकिन ज़्यादातर चैनलों ने, ज़्यादातर ओपिनियन पोल ने दिखा दिया था कि वो हार रही हैं। अब रही बात आपकी कि ऐसा क्यों है कि इन पार्टियों के प्रति एटीट्यूड है, ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय या बहुजन या दलित पिछड़ा समाज की प्रतिबद्धता को जाहिर करने वाली पार्टियों का भी कम दोष नहीं है। आखिर उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में क्या ऐसा नया एक्सपेरिमेंट किया? इतने वर्षों तक वो सत्ता में हैं, इतना सारा उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत सारे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के लिए है, तो फिर मीडिया में वो क्यों नहीं करते? पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया चलाएं, लेकिन बहुत सारे उद्योगपति हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं जो आप दलित समाज से भी आ रहे हैं, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक बन चुका है। मेरा ये कहना है कि दलित बुद्धिजीवी हैं, पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, आपके सिविल सर्वेंट्स हैं। आखिर क्यों नहीं इन समाजों में एक ललक पैदा होती है कि उनके पास अपना मीडिया भी होना चाहिए, और वो मीडिया वो साबित करें कि हमारा मीडिया आपके मीडिया की तरह, कॉर्पोरेटाइज मीडिया की तरह बायस्ड नहीं है। हम जो दूसरे वर्ग हैं समाज के, सवर्ण समाज, दलित और पिछड़ों के अलावा भी, हम उनकी खबरें भी ज़्यादा बेहतर ढंग से, ऑब्जेक्टिव ढंग से पेश करेंगे। निष्पक्षता पत्रकारिता में कुछ होती नहीं है। जब कोई कहता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए या आप निष्पक्ष पत्रकार होइए, तो इससे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य मुझे कुछ नहीं लगता। पत्रकारिता में निष्पक्षता नाम की चीज़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विक्टिम के साथ होइए या किसके साथ होइए। मेरा ये कहना है कि एक पत्रकार को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तथ्यपूर्ण होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। ये निष्पक्षता जो शब्द है, न्यूट्रल होना, ये बेवकूफ़ी भरा शब्द है, जिसको भारत के पंडिताऊ किस्म की बात करने वाली जो पत्रकारिता की धारा है उसने इम्पोज किया है हम लोगों पर। तो निष्पक्षता की धज्जियाँ उड़ाई जानी चाहिए। अगर बलात्कार की शिकार महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में, अगर मारे जा रहे लोग हैं, अगर असम में, अगर नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, कहीं किसी, मैं कहता हूं किसी भी प्रदेश में जो उत्पीड़ित समाज है, वहां की रिपोर्टिंग करते समय आपसे कहा जाएगा आप निष्पक्ष होइए, ये कैसे हो सकता है? जो सताए गए लोग हैं, अगर उनके पत्रकार के तौर पे विक्टिम के पक्ष में होंगे, मैं यही कह रहा हूं। जैसे आप कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, कहीं बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है, आप वहां जा रहे हैं, तो क्या उन हत्याकांडों को देखकर एक मनुष्य होने के नाते क्या आपकी संवेदना वाकई झंकृत नहीं होती है? आपकी संवेदना अचानक जो ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय? आखिर एक पत्रकार क्या है? एक पत्रकार तथ्यों को, सूचनाओं को समाज तक पहुंचाने का जरिया है। तो आपके अंदर जो मानवीय संवेदना है वो तो जागृत होगी ही।
आप जरूर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और आपको खड़ा होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है, आज दूसरे इलाकों में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, तो ऑब्जेक्टिव होकर लिखना ये ज़्यादा ज़रूरी है, न कि कहना कि निष्पक्ष। अरे भाई निष्पक्ष क्यों, क्या निष्पक्षता है तुम्हारी? निष्पक्षता का मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी से हटना है। ये मैं नई पीढ़ी के पत्रकारों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्हें इस निष्पक्ष शब्द से हमेशा हमेशा के लिए पत्रकारिता को अलग कर देना चाहिए। ये आमतौर पे वर्णवादी सोच के पंडिताऊ सोच के लोगों ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है। तो मीडिया जैसे एक संपादक के तौर पर क्या लगता है कि अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए तो हो सकता है कि वो अपने एथिक्स को फॉलो करे, जो जिस तरह से, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ओपिनियन पोल फेल हो रहे हैं, तो क्या मीडिया हाउसेस की या संपादक की अकाउंटेबिलिटी तय हो, या सचमुच में उनकी विश्वसनीयता जो है वो अब सवालों के घेरे में है? देखिए, ऐसा है कि भारत में एक बड़ा संकट मीडिया के सामने है कि वेयर इज़ द रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। मैं स्वयं भी मीडिया पर किसी सरकारी रेगुलेशन के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन की बात करने वाले लोग जो है, खासकर प्राइवेट चैनलों के मालिकान, उनके संपादक, वो टोटल अपने मैकेनिज़्म में फेल किए हैं। उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी कुछ मैकेनिज़्म बना रखे हैं, वो टोटल फेल्योर है। तो मेरा ये कहना है कि भारत में एक नए ढंग का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें पब्लिक कंट्रोल हो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म पर, और उसके लिए एक आम सहमति बनाई जानी चाहिए कि किस तरह का ये पब्लिक कंट्रोल हो सकता है जो सरकार से बिल्कुल जुदा हो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि सरकारी नुमाइंदे भी उस मैकेनिज़्म या उस मंच पर या उस फॉर्मेशन में रहें। एक दो रह सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें गणमान्य लोग रखे जाएं, उसमें ऐसे लोग रखे जाएं जिसे समाज के सभी वर्गों का एक तरह से भरोसा प्राप्त हो कि भाई ये लोग न्याय प्रिय लोग हैं। उसमें न्यायविद हो सकते हैं, उसमें समाजशास्त्री हो सकते हैं, उसमें मीडिया के वे लोग हो सकते हैं जब आप नौकरी में नहीं हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट और एक खास ढंग के सोच वाले पत्रकार रहे हैं। उसमें समाज के राजनीति शास्त्री हो सकते हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकते हैं, उसमें तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई न कोई एक नया मैकेनिज़्म भारत में मीडिया के लिए आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया में टोटल अराजकता है। और प्रिंट के लिए तो थोड़ा बहुत प्रेस काउंसिल है भी जिसके पास न तो दांत है, न तो नाखून है, कुछ भी नहीं उसके पास है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उस केवल रिकमेंड करेगा और उसकी रिकमेंडेशन कोई सुनने के लिए विवश नहीं है, कोई उस पर बाध्यता नहीं है। लेकिन चैनलों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप एक ऐसे मीडिया की कल्पना कीजिए जिसमें सब कुछ कारपोरेट के हाथों में है। विज्ञापन के बारे में एक नीति तय होती है कि इतने मिनट विज्ञापन दिखाना है, इतने मिनट न्यूज़, उसको तुरंत खारिज कर दिया जाता है। तो हमारा जो कहना है कि आपका जो सवाल है उसी से जुड़ा कि भाई भारत में जब मीडिया की कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है रेगुलेशन का, कोई नियम कायदे नहीं है। आप चैनलों पर आप देखते हैं कि बगदादी का भूत, हर हिंदी का चैनल बगदादी का भूत नाम से कुछ न कुछ चला रहा है। कभी सास बहू, कभी नाग नागिन, कभी कोई हनुमान जी का खड़ाऊँ है तो वो तैर रहा है आसमान में, कोई गुफा आ गई रावण की, कोई पता नहीं क्या क्या आ जाता है। आखिर ये जो कंटेंट है हमारे लॉज के मुताबिक, कानून के मुताबिक अंधविश्वास को बढ़ाना गैरकानूनी है। सर, आप कह रहे थे संपादक के तौर पे, और हमेशा संपादक को मैं देखता हूँ वो एक ढाल बनाते हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस की मीडिया है। क्या लगता है आपको कि एक संपादक के तौर पे जिस तरह से भारत में कास्टिज्म का इफेक्ट है, रिलीजन का इफेक्ट है, उसमें अगर डाइवर्सिटी लाई जाए, जाति विशेष की डाइवर्सिटी हो, रिलीजन विशेष की डाइवर्सिटी हो, सब लोग का बराबर समावेश हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ सवाल उठेंगे। आपको नहीं लगता कि डाइवर्सिटी न होने की वजह से भी कॉर्पोरेट हाउस की मीडिया का बहाना बना के संपादक आराम से बच निकलते हैं, और वो जबकि वो अपने जो विचारधारा है, उनकी जो सामाजिक परिवेश में जिसमें वो पले बढ़े हैं, उसको वो आगे बढ़ाते रहते हैं? नहीं, आपका कहना विविधता बढ़नी चाहिए, न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उससे मैं सहमत हूँ पूरी तरह, क्योंकि उसके न होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। खासकर भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में अंग्रेजी में थोड़ी बहुत विविधता बढ़ी है पहले के मुकाबले, हालांकि वहाँ भी डोमिनेंस अभी उन्हीं वर्गों का है, एक छत्र राज है। लेकिन जहाँ तक एडिटोरियल के हेड का प्रश्न है, यानी एडिटर्स का प्रश्न है, भारत में मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में एडिटर नाम की संस्था खत्म हो चुकी है। कुछ गिने चुने टिमटिमाते हुए जुगनू जैसे होते हैं ना, जुगनू
जुगनू की तरह कुछ टिमटिमाते हुए कुछ एक आध लोग पा जाएंगे कभी, लेकिन आज की तारीख में एडिटर नाम की संस्था भारत में क्या नहीं आपको है। लगता है कि कोई कॉर्पोरेट हाउस का मालिक कहता होगा अपने संपादक को कि आप खराऊ दिखाइए, आप बसंत पंचमी है तो उस पर एक्स्ट्रा कार्यक्रम कीजिए, धार्मिक आयोजनों का दिखाइए, आप अंगूठी जो जो जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, या ये संपादक के तौर पे फैसले लिए जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो बहुत दिलचस्प बात पूछ रहे हैं आप, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, हालांकि मैं किसी प्राइवेट चैनल का एडिटर नहीं रहा कभी, लेकिन मैं पत्रकारिता में लंबे समय से हूँ और बहुत सारे इंटरेक्शन, बहुत सारी बातें, बहुत सारे संवाद मालिकों या संपादकों की सुनता रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इसमें गुनहगार दोनों हैं, संपादक घुटना टेकू हैं और संपादक एक ही खास सोच के हैं। खासकर हिंदी के संपादकों का हाल देखिए तो माय गॉड इतना बुरा है, पूछिए मत। और जहाँ तक कॉर्पोरेट कंट्रोल का प्रश्न है कि वो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये भ्रम न पालिए कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो अपने एडिटर्स को, अपने पत्रकारों को संकेत नहीं देते या गाइडलाइंस नहीं देते, डायरेक्टिव्स नहीं देते, बिल्कुल देते हैं। और यहाँ तक कि नौकरियों से लोग विदा कर दिए जाते हैं अगर डायरेक्टिव्स को फॉलो ना करें। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, और ये उदाहरण हमारे आमने सामने बिखरे पड़े हैं। किसी मीडिया हाउस का किसी पार्टी से हो सकता है कि उसके रिश्ते हो, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो अंधविश्वास का मामला हो, चाहे वो गणेश को दूध पिलाने का मामला हो, इन सब मामलों में भी आपको लगता है कि वो आपकी अपनी जो वर्जनाएं हैं नहीं। उसके इतर किसी पार्टी पॉलिटिक्स से समर्थन या उससे कोई लाभ का मामला हो सकता है, कोई मीडिया हाउस से हो सकता है, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें जो की जाती है ये तो संपादक स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। नहीं, ये जो डे टू डे के जो इश्यूज हैं, जैसे अब गणेश जी को दूध पिलाना, गणेश जी को दूध पिलाना आप क्या समझते हैं किसी संपादक के दिमाग की खोज थी? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी को दूध पिलाने की योजना एक बृहत्तर योजना थी। उसके पीछे कुछ संगठन, कुछ विचार के लोग थे और उन लोगों ने एक खास योजना के तहत पूरे देश में अचानक प्रचारित कर दिया। तो ये एक दुरभिसंधि है जिसको आप समझ रहे हैं कि कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है। दरअसल ये एक अजीब तरह का मैकेनिज्म है जिसमें एक बहुत ही गहरी दुरभिसंधि है, और वो दुरभिसंधि है कि वो ऐसे ही लोगों को एडिटर बनाते हैं जो इस तरह की उलझुल चीज़ों को सोचें, समझें, और जो मालिकान होते हैं अगर देखते हैं कि एडिटर उनकी बात नहीं मान रहा है तो फ़ौरन हाथ खींच लेते हैं और उसको तख्त से बाहर कर देते हैं। ये एक दो जगह नहीं, हर जगह ऐसा हुआ है। और आप देख लीजिए आज का परिदृश्य जो स्थिति जो है हमारे 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 देश में मीडिया में, वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। अनेक जगह तो संपादक ही नहीं है, अनेक जगह तो संपादक मालिकान हैं, अनेक जगह ऐसे भी संपादक हैं जो संपादकी नहीं करते, दूसरे धंधे दिखते हैं, लेकिन उनका नाम संपादक के रूप में जाता है। एक और सवाल सर कि जो जो डिबेट है, आप लगातार डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिबेट होता है टेलीविज़न चैनलों पे, उसमें किसी जैसे आरक्षण का मामला हो, आरक्षण पे तमाम लोग होते हैं, उसमें आरक्षण के खिलाफ इस देश में पत्रकारों ने बहुत लिखा है, एक तरह की पत्रकारिता हुई है, उसके खिलाफ ही लिखा गया, पक्ष में बहुत कम लिखा गया है। उस तरह से जब पैनल जो बैठता है, जो किसी इशूज़ को लेकर जब उस पर बातचीत होती है, उस पैनल में भी डाइवर्सिटी नहीं होती है। आप जब नाम देखेंगे तो वो एक ही वर्ग के, एक ही बिरादरी के और एक ही तरह के लोग होते हैं, उसका भी असर पड़ता है। और खासकर जब चुनाव को लेकर कोई डिबेट हो जिसमें आप जनता का ओपिनियन चेंज कर रहे हो, तो उसका भी असर पड़ता है। नहीं, बहुत सही बात है कि देखिए हमारे यहाँ एक सिर्फ एडिटोरियल जो पेजेस हैं अखबारों के, उन्हीं पर एक ख़ास जाति, बिरादरी, वर्ण के लोगों का कब्ज़ा नहीं है। चैनलों की बहसों में तो और ज़्यादा वो साफ साफ दिखता है। जैसे मैं अनेक बार देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, आम लोग भी देखते होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास शिकायतें भी इस तरह की आती हैं कि ये क्या हो रहा है चैनलों में, आप लोग लिखते क्यों नहीं। अब पता चला कि बहस हो रही है किसी दलित इशू को लेकर, लेकिन वहाँ पता चला कि हो सकता है कि कोई दलित ही ना बैठा हो, कोई दलित विचारक ना हो, दलित चिंतक ना हो, या अगर किसी दलित समाज से आने वाले प्रोफेसर को बुलाना भी है तो एक टोकनिज़म, एक ऐसा लगता है कि नुमाइश के लिए, एक दिखाने के लिए आपने रख दिया है। लेकिन जैसे ही वो गहन वार्ता में या गहन बहस में उतरता है, आप फ़ौरन उसको रोकते हैं, नहीं, आप डिरेल हो रहे हैं, आप डिरेल हो रहे हैं। तो ऐसा है, कई बार हमने देखा है कि कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पर विविधता झलकनी चाहिए। जैसे कल्पना कीजिए कोई ऐसा इशू है जिस पर किसी ऐसे राज्य का इशू है जहाँ की सियासत में पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, तो एक ही विचारधारा के लोग, एक ही तरह के लोग आ जाएंगे। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने एक अच्छे टेलीविज़न चैनल पर एक बहस देखी
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो जो मंत्री कई मराए गए, एक ही जाति के काफ़ी मंत्री थे। अब उस विषय पर बहस करने वाले, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्रियों का जो चयन है उसमें जो सोशल सामाजिक संतुलन नहीं है, बहस इस पर थी, बहुत विचारोत्तेजक बहस थी, लेकिन उस बहस को करने वाले सभी लोग भी उसी वर्ण के थे, वो बड़ा दिलचस्प था। अब मैं तो ताजुब किया, बाद में देखा कि किसी ने उस पर एक टिप्पणी भी लिख दी है, विदेश में रहने वाले किसी भारतीय ने। तो ये सब और ऐसी चीज़ें उन लोगों द्वारा भी की जाती हैं जो तरक्की पसंद सोच के माने जाते हैं। तो तब ऐसा लगता है कि शायद भारत में जो सवर्ण समुदायों से आने वाले प्रगतिशील सोच के, संजीदा सोच के लोग हैं, वो भी एक अपनी दुनिया बनाए हुए हैं कि वो दलित पिछड़ों के वही भगवान के रूप में सामने आवें, और दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग सक्रिय, समझदार, बौद्धिक रूप से जीवंत हैं, उनको जगह न दें, वो उनके भी अवतार बने रहें, उनके भी दूत, राजदूत बनकर घूमते रहें कि आपका कल्याण भी हम ही लोगों से है। आपके बीच से उभरने वाले लोग इस लायक नहीं हैं कि वो हमारे साथ विमर्श में शामिल हो सकें। और एक ज़माने में हमारे देश में वामपंथियों ने भी ये गलती की है। आज वो आपको जो उदारवादी विचारधारा के मीडिया पर कर्मी हैं या संपादक गण हैं, उनमें भी ये दिखाई देती है। अभी समय लगेगा जब बजट हो और सुखदेव थोराट जैसे लोगों को बुलाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल, एक पत्रकार के तौर पे आप ओपिनियन पोल को, अभी जो वर्तमान में जो ओपिनियन पोल की पद्धति है, जिस तरह से किया जाता है, उस पर कितना भरोसा करते हैं? और जो आपका दर्शक है, चूँकि मीडिया के अवेयरनेस को लेकर आपका प्रोग्राम आता है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप देखे जाते हैं, तो जनता को, जो आपका दर्शक है, जो जनता है, उसे क्या कहेंगे ओपिनियन पोल को लेकर, और आप कितना खुद भरोसा करते हैं? मैं ओपिनियन पोल पर भारत में जो होते हैं उन पर भरोसा नहीं करता, जनरली बिल्कुल नहीं करता। बाई चांस कभी ओपिनियन पोल सही हो जाएं, ये एक तुक्का तो लगता ही तुक्का सा है। और दूसरी बात कि मेरा ये मानना है कि ओपिनियन पोल अगर कराने वाली कंपनियां या चैनल या अखबार इंटरेस्टेड हैं तो उनको सिर्फ चुनाव में नहीं, दूसरे इश्यूज़ पर ओपिनियन पोल करानी चाहिए। जैसे नियमगिरी में खनन होना चाहिए कि नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या ट्राइबल इलाकों में किस तरह की विकास की ज़रूरत है, और जो विकास का मॉडल अपनाया जा रहा है उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं ओपिनियन पोल इस पर होता है? ओपिनियन पोल इस पर क्यों नहीं होता है कि भारत की जनता हेल्थ केयर को, जन स्वास्थ्य को पब्लिक सेक्टर में चाहती है या इसका प्राइवेटाइजेशन चाहती है? लोग सबके लिए शिक्षा समान चाहते हैं, साझा शिक्षा पद्धति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ओपिनियन पोल इन विषयों पर क्यों नहीं होता? इसी पर क्यों होता है कि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता कौन इस समय हैं, इस समय अगर चुनाव हो जाए तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बने, सरकार कौन बनाएगा, कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है। आई मीन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ओपिनियन क्रिएट करने के लिए होती हैं। और मैं अपने दर्शकों को भी, अपने मित्रों को भी, सबको ये कहता हूँ कि ओपिनियन पोल भारत में ओपिनियन क्रिएट करने का जरिया बन गए हैं, और ये ओपिनियन क्रिएट करने वाले लोग जाहिरा तौर पे उन शक्तियों के हैं, उन वर्गों के हैं जो वर्चस्व की शक्तियां हैं। देखिए, मैं ओपिनियन पोल के एक बड़े निगेटिव की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो हमारे देश की पत्रकारिता में कम डिस्कस किया जा रहा है। ओपिनियन पोल ने एक और बहुत बड़ा घाटा हमारी पत्रकारिता का उससे हुआ है, और वो घाटा ये है कि जब से ओपिनियन पोल का बाजार सजा है तब से चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग जो है वो ख़त्म हो रही है। लोग घटनास्थल पर जाना, स्पॉट पे जाना, चुनाव क्षेत्रों में जा करके रिपोर्टिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, ये जो एक सिलसिला होता था, कई बार हमारे चुनाव जो थे पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण के, जानकारी के, ज्ञान बढ़ाने वाले एक स्रोत, एक जरिया के रूप में आते थे चुनाव। आज चुनाव को बिल्कुल वो जाते हैं जैसे मेला देखने जा रहे हों, क्योंकि ओपिनियन पोल सबसे बड़ा खबर है। ओपिनियन पोल ही सारे उनके चैनल, उनके अखबार का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि ओपिनियन पोल ने हिंदी, अंग्रेजी या हमारी भारतीय भाषाओं की रिपोर्टिंग को, इलेक्शन रिपोर्टिंग को भी ख़त्म किया है, और ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि दुर्घटना है पत्रकारिता के साथ। तो ये थे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, जिनकी माने तो ओपिनियन पोल, जो भारत में फ़िलहाल जो ओपिनियन पोल हो रहा है वो तो न तो भरोसे के लायक है और न उस पर भरोसा कीजिए। और अगर ओपिनियन पोल सही होता तो जनता ने हमेशा से, जनता पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। अगर ओपिनियन पोल का असर होता तो बिहार में किसी की सरकार होती, दिल्ली में किसी की सरकार होती। ओपिनियन पोल खुद अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, खासकर भारत के संदर्भ में। लेकिन इसी तरह से अगर ओपिनियन पोल होते रहे और वो गलत साबित होते रहे तो पत्रकारिता, पत्रकार और संपादक नाम की जो संस्था है वो भी अपनी विश्वसनीयता खो देगा।
कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।